है। उसके बाद जो उसमें हेडिंग है वो ये है, टाइप्स ऑफ रूफ एंड टेस्टिंग ऑफ रूफ। एक्चुअली ये डीजे दसवीं का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन घुमा पुरा के या डीजे दसवीं का जो हूबहू लैंग्वेज है बुक का, उस लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चन कभी कभी एक दो क्वेश्चन दे देता है। तो कोल माइंस में रूफ ज्यादातर कोल का मिलता है, सैंडस्टोन का मिलता है, या सेल का मिलता है। ये तीन टाइप का रूफ है, जिसमें से सेल का जो रूफ है वो सबसे खराब रूफ में माना जाता है, ट्रीचरस रूफ है। कोल और सैंडस्टोन ये गुड रूफ में आता है, ये सब अच्छा रूफ है। ये ट्रीचरस मतलब कि ये विश्वासघाती है। ये देखने में लगेगा ठीक ठाक, ठोकने पर भी इसका साउंड अच्छा आता है, लेकिन ये कब गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। विश्वासघाती इसको बोलते हैं। मतलब ये ठीक ठाक लगेगा लगेगा और अचानक जो है रूफ फॉल हो जाएगा, बिल्कुल चिकना रूफ लगता है। लेकिन पानी उनी के कारण, सीपेज के कारण क्या है, ये लेयर बाय लेयर टूट कर डिसइंटीग्रेट करते रहता है, टूट टूट कर ये गिर जाता है, या पूरा ही एक बार में फॉल हो जाएगा। तो ये लेयर सेल का रूप यदि रूप में बचता है तो उस कंडीशन में बोलता है कि कम से कम 0.6 मीटर कोयला ऊपर में छोड़ दीजिए, क्योंकि कोयला का रूप अच्छा होता है और ये सेल का रूप अच्छा नहीं है इस पर्पज से। बाकी हम लोग जो रूफ का टेस्टिंग वगैरह जो करते हैं उसके लिए तीन तरीका से रूफ का टेस्ट करते हैं। एक तो विजुअल मेथड हुआ, मतलब कि आंख से देख लीजिए क्रैक वगैरह है कि नहीं। दूसरा है कि वो जो माइनिंग स्टिक है, माइनिंग स्टिक से हम लोग ठोक कर देखते हैं। और तीसरा है एक वाइब्रेशन का फीलिंग करते हैं, वाइब्रेशन का फीलिंग करते हैं। ये तीनों तरीका, और ये चीज जहाँ दिया हुआ है उस बुक से हूबहू लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है। विजुअल टेस्टिंग में क्या करते हैं, आंख से देखते हैं कि कोई क्रैक्स वगैरह है कि नहीं, रूफ में या साइड्स में क्रैक है तो वहां पर निश्चित है कि रूफ वेट आ रहा है, गिर रहा है, रूफ फॉल होने का चांस है, उसको ड्रेसिंग करना होगा या सपोर्ट करना होगा। और ये कैसे पता चलेगा, क्रैक्स देखकर। दूसरा, बेंडिंग ऑफ लोड लीड्स, लीड्स हम लोग ये पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं पढ़े हैं। तो ये लीड बोलते हैं प्रॉप के ऊपर में जो हम लोग लगाते हैं, नीचे जो लगाते हैं लूज फ्लोर में, उसको हम लोग बेस पीस बोलते हैं। और जो रूफ में लगाते हैं ये लकड़ी का ऊपर में, उसको हम लोग लीड बोलते हैं। नीचे में ये बेस पीस बोलते हैं। दोनों का डायमेंशन याद रखने का जरूरत है, आगे फिर बताएंगे। तो अभी इसको याद कर लीजिए, लीड का जो डायमेंशन होता है 8 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, मोटा लकड़ी का डायमीटर। उसके बाद बोलता है इसका जो विड्थ है वो विड्थ जो है प्रॉप के डाया से कम नहीं होना चाहिए, प्रॉप डाया, डाया ऑफ प्रॉप। दूसरा बोलता है कि इसका जो लेंथ है, लीड का जो लेंथ है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। बेस का जरूरत है सिर्फ जहाँ पर लूज, जहाँ पर है मटेरियल वहां पर सैंड वगैरह वहां। और इसका डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर मिनिमम थिक, 25 सेंटीमीटर, 5 गुने 25 गुने 75 याद रखिए, 25 सेंटीमीटर वाइड और 75 सेंटीमीटर लेंथ का, ये बेस का। तो यदि रूफ का वेट आ रहा है तो ये जो लीड है, ये लीड जो है मुड़ने लगेगा, या गड़गड़ाहट का आवाज देगा, ये चरफर चरफर ये टूटने लगेगा। तो ये लीड का, इससे हम लोग समझ जाते हैं कि रूफ का कंडीशन ठीक नहीं आ रहा, सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, या जहाँ ड्रेसिंग का जरूरत हो वहाँ ड्रेसिंग करना होगा। नेक्स्ट दिया है, दूसरा है कि वाटर, रूफ का जो नॉर्मल वाटर परकोलेशन है, यदि रूफ वेट कुछ आने वाला रहता है तो वहां पर वाटर परकोलेशन मतलब ऊपर से जो पानी चूता है वो पानी का सीपेज बढ़ जाएगा। जो वाटर परकोलेशन है वो सीपेज बढ़ जाएगा। सीपेज को ही हम लोग परकोलेशन बोलते हैं। परकोलेशन मतलब कि चूना पानी का। तो यदि सीपेज बढ़ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका रूफ आ रहा है, वहां पर एडिशनल सपोर्ट्स का जरूरत है। एक सेकेंड, इसमें हम लोग तो ये तीन तरह से हम लोग जो है रूफ का टेस्ट करते हैं। विजुअली मतलब आंख से देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग लाइट से देखेंगे। दूसरा है बाय हियरिंग द साउंड ऑफ द रूफ एंड साइड बाय प्रॉप सेट,
व्हेन टैप्ड विथ स्टिक। ये रूफ और साइड का, रूफ में डंडा से मार के इसका चेक कीजिए, अगर ये रिंगिंग साउंड आ रहा है मतलब टन टन टाइप का आ रहा है तो अच्छा रूफ है। यदि डम्मी साउंड आ रहा है, धप धप टाइप का आ रहा है या डल साउंड आ रहा है, डम्मी या डल साउंड आ रहा है, तो ये बैड रूफ कंडीशन को इंडिकेट करता है। बैड रूफ मतलब कि रूफ का वेट आ रहा है, रूफ का वेट आ रहा है या लोड आ रहा है, ये गिरने का चांस है। रिंगिंग साउंड टन टन का साउंड है तो वो ठीक रूफ है। उसके बाद है बाय फीलिंग द वाइब्रेशन व्हेन द रूफ इज टैप्ड विथ स्टिक। ये इस तरह से करते हैं, जैसे इसमें क्या करता है कि एक आदमी जो है, ये पिक्चर में जैसे देख रहे हैं, एक आदमी रूफ में स्टिक को ये लगाए हुए है और ये हाथ से ऐसे पकड़े हुए है। दूसरे आदमी क्या है कि ये एक डंडा से ऊपर में मारता है रूफ में, एक को पकड़े हुए दूसरे को डंडा से मारता है। तो ये पाम पे रख के या कान में लगाकर इसको, इसके वाइब्रेशन को फील करता है, रूफ में कैसा वाइब्रेशन किस टाइप का आ रहा है, और उसके आधार पे गेस करता है कि रूफ का वेट आ रहा है या कैसा रूफ कंडीशन है। हालांकि ये सब कोई नहीं कर सकता, ये मोस्ट एक्सपीरियंस जो माइनिंग सरदार या ओवरमैन है वही कर सकता है, बाकी लोग ये वाला स्टडी नहीं कर सकता है। लेकिन मेथड में हम लोग ये 3 मेथड को हम लोग याद रखेंगे, विजुअली, हियरिंग साइंड ऑफ रूफ और ये। तो उसके बाद इसमें ये क्या क्या आता है उसको भी लाइन बाय लाइन देख लेना। इस चैप्टर को ईएमटी वाला जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार पूछा है क्वेश्चन। तो इसको एक एक लाइन करके देख लेते हैं जहां तक इम्पोर्टेंट है। जैसे ए गुड रूफ और साइड गिव्स रिंगिंग साउंड व्हेन टैप्ड विथ ए स्टिक। यदि माइनिंग स्टिक से वो डंडा से करते हैं तो एक अच्छा रूफ जो है रिंगिंग साउंड देगा। तो ये रिंगिंग करके एक बार कोई एग्जाम में पूछा है कि किस गुड रूफ गिव्स ए डैश टाइप ऑफ साउंड, या किस टाइप का साउंड देता है, तो वो ये रिंगिंग करके वहां पर वर्ड भरना था। ये किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी में ये पूछ सकता है कि डल या डम्मी साउंड रहेगा तो किस टाइप का है, तो वो बैड रूफ इंडिकेट्स करता है और वहां उस कंडीशन में हमको एडिशनल सपोर्ट देने का जरूरत है। नेक्स्ट ये दिया है, व्हेन टेस्टिंग द प्लेस द ऑफिशियल शुड स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेस बीइंग टेस्टेड। ये बोल रहा है कि जैसे मान लिया है कि ये इंक्लाइन इस टाइप से है, यहाँ पर रूफ हम लोग यहाँ पर ठोक ठोक के ये टेस्ट कर रहे हैं, तो ये टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हैं तो उस समय भी ये गिर सकता है कुछ ऊपर से। तो जब गिरता है तो आपको करना है राइट साइड में खड़ा होने के लिए। डीप साइड में अगर खड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में ये गिरेगा, वो मटेरियल आपका पैर हाथ को डैमेज कर सकता है। तो टेस्टिंग के टाइम में जो टेस्ट करने वाला आदमी है वो राइट साइड में खड़ा रहेगा। अब ये बोल रहा है द रूफ the roof of gallery height 2 meter may be tested with bamboo with its testing in short with lining। ये 2.5 मीटर 3 मीटर तक का रूफ जो है हम लोग वो बम्बू से, या जो माइनिंग स्टिक है उसके एक एंड पे रड लगा, आयरन लगा हुआ रहता है, उससे ठोक ठोक के हम लोग ये जांच कर लेते हैं। रिंगिंग साइड आ रहा है जैसे व्हेन टेस्टिंग ए सेल रूफ। अब सेल के बारे में यदि यहाँ पर फिर क्लियर, टेस्टिंग ए सेल रूफ विच इमिट्स ए रिंगिंग साउंड। सेल रूफ को कीजिएगा तो उस कंडीशन में भी जो है ये रिंगिंग साउंड देता है। तो सेल रूफ पे हम लोग को भरोसा नहीं करना है। सेल का रूफ पहला तो कोशिश करना है कि सेल बचे ही नहीं, या सेल रूफ है तो वहां पर उस कंडीशन में कोयला छोड़ना है और सपोर्ट अच्छा रखना है। क्योंकि सेल रूफ यदि है और उसका थिकनेस यदि 0.3 मीटर से ज्यादा है तो वो कंडीशन में रिंगिंग साउंड देगा, लेकिन वो रूफ जो है अच्छा नहीं होगा। तो ये याद रखिए, ये 0.3 मीटर भी याद रखिए। ये ऐसे ये कोई ये स्टेचुटरी प्रोविजन मतलब एक्ट रूल्स रेगुलेशन में कहीं नहीं दिया है, लेकिन बुक का डाटा भी पूछ देता है, तो इसलिए इसको याद रखिए कि 0.3 मीटर से ज्यादा है तो उसके इसमें ये रिंगिंग साउंड देगा। लेकिन ये ट्रिचरस है, ये जो है गलत साउंड देता है और रूफ गिर जाता है उस कंडीशन में। A ringing sound indicates a good condition, but a dull or heavy sound gives a warning of bad roof condition। तो ये याद रखिए, डल या हेवी साउंड जो है वो इंडिकेट करता है बैड रूफ कंडीशन, और वो एडिशनल सपोर्ट्स रिक्वायरमेंट को बताता है। ये इतना
ये अभी ऐप को लगता है कि थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है गूगल से। लगता है ऐप को थोड़ा अपग्रेड किया है। एक मिनट मैसेज देख लेते हैं, किसी का कोई मैसेज तो नहीं है। किसी का कोई क्वेरी कोई मैसेज नहीं है ना। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कुछ सपोर्ट नहीं क्या। ये सेल रूफ का क्या होता है, सेल रूफ का वेदरिंग होता है ज्यादा। वेदरिंग मतलब पानी जब पड़ेगा तो इसमें जो है इसका कंडीशंस, ये जैसे ये सेल सेल का ये पिक्चर दिया हुआ है, तो ये वेदर डिटोरिएट होगा। ऐसे भी आप माइंस उसमें देखिएगा, ओपन कास्ट माइंस से बड़ा पहाड़ ये सेल का है, वो पानी पड़ते 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 जो है कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद चूर चूर होकर ये बिल्कुल काला काला छोटा छोटा टुकड़ा भी टूट जाता है। इसमें वेदरिंग बहुत ज्यादा होता है पानी पड़ने के कारण। वेदरिंग वेदरिंग का मतलब क्या है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण, इधर वाटर हो या एयर हो, उसके कंडीशन के कारण ये डिटोरिएट होता है। डिटोरिएट मतलब टुकड़ा टुकड़ा में टूटकर बिखर जाता है, इसी को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। तो ये टेस्टिंग, रूफ टेस्टिंग से वही था। आगे हम लोग आरएमआर और आरकेड्यू, हालांकि पढ़ना था हम लोग को आरएमआर। आरएमआर में ये आरकेड्यू क्या है, जस्ट इसको एक बार समझ ले। आरकेड्यू का फुल फॉर्म है रॉ क्वालिटी डिजिग्नेशन। ये थ्योरी दिया गया था, डीरी नाम का साइंटिस्ट है, शायद एक आध बार एग्जाम में पूछा है कि आरकेड्यू वाज गिवन बाय किसके द्वारा, गेट में शायद पूछा है, तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, डीरी। ओके, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यट। ये साइंटिस्ट डीरी नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन आर्किड्यू के थ्योरी के डेवलप किए। और ये बेसिकली है क्या, एक रफ मीजर्स है कि किस टाइप का हमारा रॉक है। डिग्री ऑफ ज्वाइंटिंग और फ्रैक्चर इन ए रॉक मास मेजर्ड है, और इसका मेजरमेंट कैसा है, परसेंटेज ऑफ ड्रिल कोर इन ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर। इसका मतलब यह है कि हम लोग जैसे मान लिया जाए कि एक ड्रिल होल की है, ड्रिल होने के बाद जो कोर होगा, इसमें से जो कोर जो निकलता है पूरा बड़ा बड़ा तो निकलेगा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा में टूट टूट के निकलता है। तो ये टोटल जैसे मान लिया जाए कि हम लोग 5 मीटर का अगर ड्रिल किए, इसमें जो 10 सेंटीमीटर से बड़ा कोर का, तो 10 10 सेंटीमीटर से बड़ा हो, 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से बड़ा, 10 cm या उससे ज्यादा हो, वो सारे लेंथ को हम लोग ऐड करते हैं। अगर मान लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर से बड़ा वाला ये सारा लेंथ को यूज किए, ऐड किया, और ऐड करने के बाद यदि हमको आता है ये दो आता है, 2 मीटर आता है, तो इसका आर्किड्यू जो होगा 2/5, सॉरी 2/5 और गुने 100 कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये 20 25 100 हुआ, 20 दूना 40 हुआ, 40%। ये 40% जो है इसका, ये हुआ आरक्यूडी। इसको एक पिक्चर से देख लीजिए, यहाँ पर जैसे एक ये 2 मीटर का ड्रिल किया गया है, 2 मीटर में अब जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसको छोड़ दिया है, और जो 10 सेंटीमीटर से बड़ा टुकड़ा है, 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से बड़ा टुकड़ा, उसके लेंथ को ऐड किया है। 10 सेंटीमीटर से बड़ा टुकड़ा के लेंथ को ऐड किया है, जैसे ये 42 सेंटीमीटर जहां पर है, 24 सेंटीमीटर है, इसको लिया, 38 सेंटीमीटर को लिया, 42 सेंटीमीटर को लिया, जो बड़ा बड़ा टुकड़ा में मिला, वो सबको ऐड किया, और ऐड करके जो टोटल लेंथ है, जैसे यहाँ 2 मीटर है, उससे डिवाइड दिया, डिवाइड करने के बाद जो जैसे यहाँ पर आया 68, तो ये इसका आरकेडी हुआ 68। अब यदि
अब एक कॉमन सेंस है, यदि हमारा रॉक अच्छा क्वालिटी का होगा तो उस कंडीशन में ये जो हमारा लेंथ ऑफ कोर है वो बड़ा बड़ा ज्यादा 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लेंथ का ज्यादा मिलेगा। यदि खराब रॉक होगा तो छोटा छोटा टुकड़ा में वो टूट टूट जाएगा। तो ये एज ए मीजर्स की किस टाइप का क्वालिटी है, आरक्यूडी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें दिया है 0 से 25% तक यदि है तो उसको हम लोग वेरी पुअर कैटेगरी में रखेंगे। 25 से 50 है तो पुअर है, 50 से 75 है तो फेयर क्वालिटी में रखा गया है, 75 से 90 है तो गुड, और 90 से 100 के बीच में है तो एक्सेलेंट रूफ। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन आरक्यूडी। हालांकि हम लोग के कंट्री में अभी जो है ये यूनिवर्सल है जहाँ जिसको यूज करता है, लेकिन हम लोग के यहाँ जो है आरएमआर बेसिस पे रूफ को क्लासिफाई किया गया है, और डीजीएमएस जो है ये आरएमएस आरएमआर बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसी को मान्यता दिया है। तो ये आरक्यूडी क्या है, खाली वो एक समझने की आरक्यूडी होता क्या है, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। आरक्यूडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो इसका एक फुल फॉर्म याद रखना होगा, रॉ क्वालिटी डिजिग्नेशन। ये और ये है क्या, ये बताता है कि किस टाइप का रॉक है, किस बेसिस पर जो हमारा रिकवरी जो कोर का रिकवरी है उसको हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लेंथ का कितना मिला, उसका परसेंटेज क्या है, लेंथ ऑफ होल से डिवाइड कर देते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये चार्ट से करते हैं। तो ये आरक्यूडी हो गया। लेकिन हम लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन ये आरएमआर बेसिस पे क्वेश्चन आता है, आरएमआर का जरूरत क्यों पड़ा, आरएमआर का जरूरत पड़ा ये जानने के लिए कि हमारा रूफ का कंडीशन किस टाइप का है। आरएमआर से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन रहता है जहां पर अंडरग्राउंड माइनिंग से क्वेश्चन पूछना रहता है, रॉक्स मैकेनिक्स या स्टाटा कंसोल से रहेगा। तो पहला तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, रॉक मास रेटिंग। एक्चुअली इसका ओरिजिनल थ्योरी जो है वो बेनियावेस्की दिया था, बेनियावेस्की ये साइंटिस्ट। आरक्यूडी वाला कौन था, आरक्यूडी वाला जो है वो डीडी दिया था। इंडिया में हम लोग क्या किए, आर जो बेनियामेस्की वाला थ्योरी था इसी में कुछ जो है मॉडिफाई करके कुछ डाटा जो है वो डीजीएमएस का एक डीडी जी थे पॉल साहब, वो पॉल कमिटी जो है कमिटी बना, और वो कमिटी जो है ये बेनियामेस्की वाला आरएमआर का है स्टडी करके सर्टेन चेंजेस करके आरएमआर रॉक मास रेटिंग। और ये रॉक मास रेटिंग क्या है, ये एक्चुअली एक स्टडी है कि हमारा रॉक किस टाइप का है, रॉक का टाइप जाने के लिए। और मेन पर्पस क्या था कि अंडरग्राउंड में जो हमारा रूफ है वो किस टाइप का है। जैसे जब ये आरएमआर नहीं था तो जनरल एक दो कंडीशन है कि रूफ अच्छा है या खराब है या बहुत अच्छा है, इस टाइप से लोग बोलता था अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है। तो ये रूफ का जो कैटेगराइजेशन करने के लिए रूफ किस क्लास का है, ये का क्या कैटेगरी है, इसका जानने के लिए ही आरएमआर का जरूरत पड़ा, और इसका फुल फॉर्म है रॉक मास रेटिंग। और ये रॉक मास रेटिंग जानने के लिए रॉक का सर्टेन फीचर्स है उसका स्टडी किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या फीचर्स है, 5 पैरामीटर पे है, LSRSG। एल से था लेयर थिकनेस, इसका स्टडी करते हैं। मतलब कि रूफ के ऊपर में जो लेयर्स है, अगर बहुत मोटा लेयर है तो रूफ अच्छा है, पतला पतला लेयर है तो उसको गिरने का चांसेस रहता है, लेयर थिकनेस। दूसरा स्ट्रक्चरल फीचर्स था। स्ट्रक्चरल फीचर्स का मतलब कि वो उसमें फॉल्ट हो गया, स्लिप हो गया, ज्वाइंट्स हो गया, क्लिट्स हो गया, ये जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस टाइप का चीजें जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो रूफ खराब होगा, ये हो गया। उसके बाद इसका था रॉक स्ट्रेंथ। रॉक स्ट्रेंथ का मतलब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कि रॉक के सैंपल को ऊपर से लोड देंगे तो कितने पर ये फेल्योर होता है, रॉक स्ट्रेंथ हो गया।
सॉरी, ये स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, ये इसके बाद वाला नंबर पे था। ये रॉक स्ट्रेंथ है, लेकिन वो इसके बाद वाला नंबर पर था, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। यहाँ पर जो था ये रॉक वेदरेबिलिटी था। रॉक वेदरेबिलिटी का मतलब क्या है? रॉक वेदरेबिलिटी मतलब कि वेदर, डिफरेंट वेदर कंडीशंस में इसका वेदरिंग का एबिलिटी क्या है, मतलब टूटने का एबिलिटी क्या है। और लास्ट जो था वो ग्राउंड वाटर सीपेज था, मतलब पानी का सीपेज कितना है। पानी ज्यादा सीपेज हो रहा है तो रूफ खराब है। तो ये 5 फैक्टर था और सबके लिए वेटेज था। लेयर थिकनेस के लिए 30 से स्टार्ट था, 5-5 के क्रम में। 30, 25, 20, 15 और 10, ये सबको जोड़िएगा तो 100 हो जाता है। टोटल को जोड़ने पर ये 100 होता है। और इसी सीक्वेंस में इसका वेटेज दिया गया था। जब स्टडी करते ही, ये स्टडी हम लोगों को माइन मैनेजर या माइनिंग सरदार ओवरमैन को ये सब करना नहीं है। ये आरएमआर का क्लासिफिकेशन करने के लिए जो स्टडी होता है, उसके लिए कोई साइंटिफिक बॉडी को डिपुट किया जाता है। और साइंटिफिक बॉडी में जनरली ये सिम्फर करती है, या सिम्फर करेगी, आईएसएम करेगी। जितने भी आईआईटी आईएसएम है वो सब करेगी, या नहीं तो सीएमपीडीआईएल करती है। तो ये सब साइंटिफिक बॉडी सब करके सारा स्टडी देता है। देने के बाद ये सब चीज का स्टडी होगा। लेयर थिकनेस का होगा, स्ट्रक्चरल फीचर्स का होगा, रॉक वेदरेबिलिटी का होगा, रॉक का स्ट्रेंथ का होगा, ग्राउंड वाटर सीपेज का होगा। सबको साउंड उंड क्लियर है ना? बीच में पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हो और सब ठीक ठाक है। साउंड क्लियर है? सोमेन, प्रसेनजीत, राहुल, रामजीत, ठीक है। साउंड क्लियर आ रहा है, आगे कंटिन्यू रखे? किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे कंटिन्यू रखते। तो वो जो डिफरेंट पैरामीटर्स था, उस पैरामीटर के हिसाब से हम लोग उसका स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करती है। और कितना रॉक मास आ जाए, वो एक वैल्यू आता है। वो वैल्यू जो है 0 से 100 के बीच में होगा। आरएमआर का वैल्यू कितना होता है? 0 से 100 के बीच में। और उस वैल्यू को फिर 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है 0 से 20 का कैटेगरी, जिसको कि वेरी पियर बोलते हैं, वेरी पुअर बोलेंगे। यदि आरएमआर का वैल्यू 0 से 20 के बीच में है तो उसको वेरी पुअर बोलेंगे। 20 से 40 के बीच में है तो पुअर होगा। 40 से 60 के बीच में फेयर होगा। और इंडिया का जो अंडरग्राउंड माइनिंग है, मैक्सिमम रूफ कंडीशन इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, 40 से 60 के बीच में। 60 से 80 गुड, 80 से 100 वेरी गुड। ये बहुत अच्छा रूफ कंडीशन है। जो मासिव सैंडस्टोन के केस में इस टाइप का आरएमआर आता है। अदरवाइज ज्यादातर कंडीशंस में हम लोग यहाँ 40 से 60 के बीच में आरएमआर आता है। तो ये एक रूफ का टाइप बता देता है कि किस टाइप का रूफ है। और उस टाइप के लिए कैसा सपोर्ट होगा, फिर ये आगे दिया हुआ है। तो इसमें याद रखने वाला ये टेबल तो आपको पूरा याद रखना होगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है कि 40 से 60 के बीच में आरएमआर है तो किस टाइप का रूफ होगा। वेरी पुअर होगा, फेयर होगा, गुड होगा, या वेरी गुड होगा। या उल्टा इसका ऐसा पूछ देगा कि गुड रूफ कंडीशंस के लिए जो आरएमआर का रेंज है वो कहाँ से कहाँ होगा। 40 से 60 होगा, 20 से 40 होगा, या 60 से 80 होगा। तो ये टेबल को याद रखना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे क्वेश्चन जो अंडरग्राउंड माइनिंग वाला जितने भी एग्जाम है उसमें कुछ एक आध क्वेश्चन आ सकता है। आरएमआर, रॉक मास रेटिंग, सिंपल ये आ सकता है। राज रजक क्या पूछता है? रिपीट? अच्छा, वो रिपीट होगा आगे, अपने रिपीट होगा अभी और आगे करेंगे तो ये वैल्यू वाला याद रखना होगा कि रॉक मास रेटिंग का वैल्यू जो है 0 से 100 के बीच में आता है। 0 से 20 होगा तो वेरी पुअर, 20 से 40 पुअर, 40 से 60 फेयर, 60 से 80 को गुड बोलेंगे, और 80 से 100 के बीच में यदि आरएमआर है तो वेरी गुड होगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल पर बाद में आएंगे हम लोग। पहले इस न्यूमेरिकल को छोड़कर ये हम लोग रिपीट कर देते हैं। राज रजक रिपीट के लिए बोला है। ये जो हम लोग बोले कि जो रॉक मास रेटिंग के लिए, ये जो 1983 में श्री के पॉल के चेयरमैनशिप में, मतलब वो कमेटी के चेयरमैन थे उन,
एक कमेटी बना था 1989 में, ये रिपोर्ट दिया है, 83 में कमेटी बना था और वो स्टडी करके अपना वो टोटल रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट में सब कुछ था कि कैसे आरएमआर निकालना है, आरएमआर निकलने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से रूफ कंडीशन क्या होगा और किस टाइप के रूफ कंडीशन में किस टाइप का सपोर्ट देना होगा, वो सारा डिटेल उस कमेटी के रिपोर्ट में था। और उसको बाद में डीजीएमएस जो है सर्कुलर के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के माइंस में सर्कुलेट कर दिया गया है। उसको फिर हम लोग सर्कुलर वाला पार्ट भी देखेंगे। तो ये जो 5 पैरामीटर्स है उसको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, किसी का मैसेज भी था, राज रजक का है। तो ये जो 5 पैरामीटर्स था जिसके बेसिस पर रॉक मास रेटिंग निकलता है। पहला पैरामीटर है लेयर थिकनेस जिसके लिए वेटेज 30 है। दूसरा पैरामीटर है स्ट्रक्चरल फीचर्स जिसके लिए वेटेज जो है 25 था। उसके बाद है रॉक वेदरेबिलिटी जिसके लिए वेटेज जो है 20 था। स्ट्रेंथ ऑफ रॉक के लिए 15 है। ग्राउंड वाटर सीपेज के लिए 10 है। याद करने के लिए आप एलएस आरएसजी करके याद रख सकते हैं, या जो आप बाकी भी कोई ट्रिक है या 2-3 बार पढ़िएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और वेटेज भी इसका याद रखना होगा, ऊपर से 30-25, ये तो 5-5 के इंटरवल में कम होते गया है, 30-25, 20-10-15। लेकिन ये इंटरवल तभी याद रहेगा जबकि हमारा ये वाला याद रहेगा कि एलएस आरएसजी करके यस कुछ सीक्वेंस हुआ। अब इसमें जो 5 पैरामीटर्स था उसमें से किस पैरामीटर का कितना वेटेज होगा, जैसे वो डीजीएमएस का जो सर्कुलर था उस सर्कुलर से का ही एक्सट्रैक्ट है। जैसे लेयर थिकनेस है, अब लेयर थिकनेस ये सेंटीमीटर में पैरामीटर लिया उस। अब कमिटी ये डिसाइड किया कि लेयर थिकनेस यदि 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसके लिए वेटेज 0 से 5 दिया, 2.5 से 7.5 है तो 6 से 12। तो ये आपको ये टेबल याद नहीं रखना, ये जस्ट एक समझने के लिए कि जो रूफ है उसके रूफ के ऊपर जो ये लेयर्स है वो लेयर का थिकनेस किस टाइप का रहेगा तो उसमें क्या वेटेज देगा। यदि 50 सेंटीमीटर से ज्यादा थिक लेयर है तो उसके लिए जो वेटिंग था वो 27 से 30 के बीच में मैक्सिमम वेटिंग था। सिमिलरली जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है, मतलब उसमें स्ट्रक्चरल फीचर से मतलब क्या था, तो उसमें फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट है, माइनर फॉल्ट है, या फिर स्लिप है, ज्वाइंट्स है, उसके लिए अलग अलग और उसके लिए इंडेक्स था। यदि बहुत ज्यादा ये सब है फॉल्ट वगैरह तो उसके लिए वैल्यू कम रहेगा, कम है हमारा तो उसके लिए जो है ये वैल्यू ज्यादा रहेगा। उसी तरह से ये वेदरेबिलिटी था, फिर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक था। ये दोनों को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, पहले वेदरेबिलिटी का समझते हैं। जैसे रॉक वेदरेबिलिटी, जिसके लिए रॉक वेदरेबिलिटी, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्टडी करता है स्लेक ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स। और वो इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। ये देख रहे हैं कि एक ड्रम है, परफोरेटेड ड्रम, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं ये क्या है, परफोरेटेड ड्रम। परफोरेटेड मतलब कि जालीदार, ये छिद्र बीच में है। परफोरेटेड ड्रम लिया जाता है। ये हाफ फील्ड, जितना इसका ड्रम का डायमीटर है, जैसे इतना बड़ा ड्रम है, ये आधा तक में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जैसे ये नीचे देखिए शीशे से दिख रहा है, ये हाफ फील्ड, ये लाइन के नीचे क्या है, वाटर भरा हुआ है। और इस ड्रम में जो है हम लोग लेते हैं 450 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक। जिस स्ट्राटा का हमको रॉक वेदरेबिलिटी लेना है उसका सैंपल लेते हैं, जिस स्ट्राटा का हमको निकालना है 450 से 500 ग्राम तक। उसके बाद इस ड्रम को 10 मिनट्स तक के लिए 10 मिनट्स के लिए रोटेट कराते हैं। और रोटेशन का जो स्पीड होगा वो 20 आरपीएम, 20 आरपीएम से 10 मिनट तक का रोटेट करते हैं। अब क्या है कि जब पानी में कोई पत्थर के टुकड़ा को 450-500 ग्राम का डाल के पानी में ऐसे ऐसे घुमाइएगा इस जालीदार ड्रम में, तो धीरे धीरे क्या है ये घिसेगा। अगर पत्थर हमारा बहुत मजबूत है तो कम घिसेगा, कमजोर है तो ज्यादा घिसेगा। तो ये 20 आरपीएम पर 10 मिनट तक डालने के बाद उसके बाद उसको निकालते हैं। यदि ज्यादा बढ़िया पत्थर है तो पूरा का पूरा बच जाएगा,
खराब पत्थर है तो क्या होगा, उसका वेट घटेगा। तो जो परसेंटेज हमारा बच गया है उस परसेंटेज के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि इसका स्लैग ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, और उसी इंडेक्स के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि रॉक वेदरेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। अब ये वैल्यू आने के बाद हम लोग टेबल में फिर इसको डालते हैं, तो वेदरेबिलिटी के लिए फिर ये इंडेक्स बनाया। यदि बोलता है 99% से ज्यादा अगर रॉक बच गया तो उस कंडीशन में इसको बोलता है मैक्सिमम वेटेज देने के लिए, जो 20 है 19-20 नंबर पूरा दे दीजिए। यदि 97 से 99% का है तो 14 से 17, फिर बाकी जैसे जैसे कम हो वैसे वैसे वेटेज को कम किया है। मतलब 60% से अगर कम बचा तो खराब रूफ, उस कंडीशन में 0 से 3 इसका वैल्यू दीजिए। तो ये टेबल को याद नहीं करना है, जस्ट ये समझाने के लिए खाली हम इसको डाटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपको इसका ऊपर ऊपर का डाटा कम से कम याद रहे। जैसे ये LSRSG क्या है वो समझ में आ जाए, और ये कैसे निकलता है वो खाली जस्ट ये, तब चूंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता नहीं है इसलिए वो सब मेथड प्रोसीड्यूर तो पूछेगा नहीं, कुछ डाटा उटा ही कभी पूछ सकता है। इतना डीप का डाटा भी आएगा ना, वो जस्ट वो RMR का जो 0 से 20 40 वाल वो जो टेबल है 0 से 20 पुअर वाला, फिर जो है 20 से 40 40 से 60 वो वाला ही पूछेगा। वेरी पुअर, पुअर, फेयर, और ये जो है गुड और वेरी गुड वाला वो टेबल ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है इसमें। उसी तरह से फिर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक और ग्राउंड वाटर सीपेज। तो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को जो निकालते हैं, मतलब कि रॉक का हमारा कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए ये फॉर्मूला, पहला तो एक फॉर्मूला है, पहले पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालने के लिए बोलता है। उसमें क्या करते हैं कि एक सैंपल लेते हैं, ये रॉक का हम लोग सैंपल लेते हैं, रॉक का स्पेसिमेन या सैंपल लेंगे। सैंपल ऐसा लेते हैं कि इसका जो है L/D रेशियो जो है वो 2:1 हो। दूसरा मतलब कि लेंथ यदि 2 मीटर है तो डायमीटर 1 मीटर हो, लगभग उस टाइप का। दूसरा उसके बाद इस पे लोड देते हैं, लोड देने के बाद देखते हैं कि कितना लोड पे ये फेल हुआ, कितने लोड पे ये टूटा, ये क्रैक डेवलप हुआ, ये फेल हुआ। जिस लोड पे ये फेल होगा वो P/D² करते हैं, जहां पर D जो है इसका डायमीटर है, D जो है इसका डायमीटर है। P/D² निकालेंगे, P/D² जो निकलेगा वो एक इंडेक्स हुआ, लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स हुआ, और इसको बाद में 14 से गुना कर देना। आई जो आया उसमें 14 से गुना कर दीजिए, यही इसका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ये निकालने का एक रॉक मैकेनिक्स का थ्योरी है। हालांकि रॉक मैकेनिक्स में ये वैल्यू 14 न देकर 24 दिया हुआ है, लेकिन इंडियन कंडीशन में डीजीएमएस इस वैल्यू को 14 लिखा है, 14I। ये डीजीएमएस सर्कुलर में है। एक बार हम लोग अब सर्कुलर का भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद एक फैक्टर बचा ग्राउंड वाटर सीपेज। उसके पहले एक बार सर्कुलर पे एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। ये रॉक मास रेटिंग जो है डीजीएमएस सर्कुलर का था। अब इसमें देख लीजिए, ये स्टार्टिंग यहीं से है, लेयर थिकनेस। ये डिफरेंट टेबल है, जो टेबल हम लोग वहां काट कर ले गए हैं। लेयर थिकनेस, फिर स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चरल फीचर्स में जैसे ये दिया, रेटिंग दिया, अगर मैक्सिमम मेजर फॉल्ट्स है तो 15 लीजिए, छोटा है 10 मीटर से कम डिस्प्लेसमेंट का है तो 8 लीजिए। ये अलग अलग रेटिंग दिया हुआ है, तो ये डीप ज्यादा जाएगा नहीं। रॉक वेदरेबिलिटी में हम लोग ये पढ़ लिए अभी। वेदरेबिलिटी ऑफ रॉक के लिए हम लोग लिए ना कि ड्रम में 450 ग्राम से 500 ग्राम का सैंपल लेंगे, टेस्ट ड्रम में 10 मिनट तक उसको 20 RPM पे रोटेट करना है, बाद में उसको निकालना है। परसेंटेज जो बचेगा वो परसेंटेज इंडिकेट करेगा कि हमारा रॉक का वेदरेबिलिटी कैसा है। रॉक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग इरेगुलर सैंपल का रेशियो लेते हैं, 2:1 वाला, सॉरी 2:1 के रेशियो में सैंपल लेते हैं। उसके बाद पॉइंट लोड टेस्ट करते हैं, जिसमें अभी हम लोग देखे पिक्चर में, जैसे ये ऊपर से लोड देंगे स्पेसिमेन पे, और जिस लोड पे फेल होगा उसमें उस लोड डिवाइडेड बाई D²।
डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लोडिंग प्लेटन्स। ये लोडिंग प्लेटन्स के बीच का डिस्टेंस या इसका डायमीटर वही होगा। इस डिस्टेंस से के स्क्वायर से जितना लोड पे फेल हुआ वो P डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर करेंगे तो इससे I निकलेगा, और उस I में 14 से गुना कर देंगे तो इससे इसका निकल जाएगा, स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो रॉक स्ट्रेंथ जो है निकालने के लिए ये डीजीएमएस फॉर्मूला दिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद एक और पैरामीटर था ग्राउंड वाटर सीपेज। ग्राउंड वाटर सीपेज निकालने के लिए क्या बोलता है, रूफ में 2 मीटर का एक होल करने के लिए, जहां पर रूफ में बोलता है 2 मीटर का होल कीजिए और उसमें से देखिए कि कितना पानी चू रहा है। यदि पानी चू रहा है, ज्यादा चू रहा है तो रेटिंग क्या है, खराब होगा। कम पानी चुएगा तो रेटिंग अच्छा आएगा। तो वो 2 मीटर का रूफ देखिए देखिए या कहीं पर टूटा हुआ है, एक्सपोजर है, तो वहां भी देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। और उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि उसके हिसाब से फिर पानी, जैसे ग्राउंड वाटर सीपेज में पर मिनट यदि 2000 ml से ज्यादा, 2000 ml का मतलब वही हुआ 2 लीटर से ज्यादा यदि पर मिनट आ रहा है तो खराब रूफ कंडीशन में आएगा। उसका रेटिंग 0 से 1 देना है ग्राउंड वाटर सीपेज का। अब बिल्कुल ड्राई है तो 10 में 10 नंबर दे दीजिए। तो ये सारा पी क्या है, पी है मुकेश वो जो लोड जो दे रहा है, डी हो गया डायमीटर या डिस्टेंस बिटवीन लोडिंग प्लेटन्स। डी तो हो गया जो जो लोड ऊपर से जो लोड जिस डिस्टेंस पे दे रहा है वो लोडिंग प्लेट का डिस्टेंस या डायमीटर हो गया। अब पी हो गया कि जिस लोड पे ये क्रैक करेगा, लोड एट व्हिच द सैंपल विल ब्रेक, जिस लोड पे ये ब्रेक करेगा, जिस लोड पे टूटेगा वही पी होगा। और डी हो गया डिस्टेंस या डायमीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये डायमीटर होगा। पी बाई डी स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा आई। आई को बोलते हैं पॉइंट लोड इंडेक्स, और इसमें 14 से गुना कर देंगे आई में तो ये हमारा निकल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। एक्चुअली ये सब डिटेल्ड स्टडी में जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग खाली पढ़ के एक बार देख लीजिए और बाद में रिवीजन कर लीजिए, तो कुछ क्वेश्चन जो इधर उधर का पूछता है उसमें ये सब काम आ सकता है। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए कि एग्जाम में जो है सीएमआर से पूछता है, एक्ट रूल्स रेगुलेशन का डाटा वाला है, जो कि मैक्सिमम आप एक दो मंथ सीरियसली पढ़ लीजिएगा तो वो आपका कोई भी एग्जाम का 80% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जो 20% बचता है उसी के लिए डिटेल पढ़ने का जरूरत है। अब हम लोग देख लिए कि रॉक मास रेटिंग का पांचों पैरामीटर को लगभग समझ लिए। उस हर एक पैरामीटर का अपना अपना वैल्यू निकालते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद वो टोटल आरएमआर निकल जाएगा। आरएमआर जब निकल जाता है उसके बाद कुछ स्पेसिफिक केस के लिए जो आरएमआर निकला है उसके बाद भी उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट दिया हुआ है 3-4 केसेस के लिए दिया हुआ है। डेप्थ के लिए है, मेथड ऑफ वर्किंग के लिए भी है, लेटरल स्ट्रेस के लिए है, और गैलरी स्पैन के लिए है। तो ये सब जब बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तब पूछेगा। यहाँ पर खाली हम लोग समझ ले रहे हैं कि आरएमआर का एडजस्टमेंट होता क्या है। जो आरएमआर हमारा कैलकुलेट होके आ गया, कैलकुलेट होके आएगा मतलब वो LSRSG क्या हुआ, लेयर थिकनेस का कितना वैल्यू आया, स्ट्रक्चरल फीचर्स में कितना वैल्यू आया, रॉक वेदरेबिलिटी में कितना वैल्यू आया, फिर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक में कितना आया, फिर ये ग्राउंड मैक्सिमम वैल्यू तो ये 30 था, 25 था, 20 था, 15 था, 10 था, जिसको कि ऐड करने पर 16 होगा। लेकिन ये हो सकता है नंबर आया होगा कम, इसमें 20 आया होगा, इस किसी में 15 आया होगा, किसी में 10 आया होगा, किसी में 5 आया होगा, किसी में 2 आया होगा। ये सबको ऐड कीजिएगा तो जैसे मान लिया जाए कि
कितना हो गया, ये हो गया 20 और 15 हो गया 35, 10 45 और 5 50 और 52 हुआ। तो 52 हुआ तो हमारा कैसा रूप हुआ, 0 से 20 तो हमारा क्या था, 0 से 20 जो था वो पुअर था, 20 से 40 क्या था, सॉरी ये वेरी पुअर, फिर ये 20 से 40 पुअर, और 40 से 60 जो है वो हमारा फेयर रूफ कंडीशन है। तो ये फेयर रूफ हुआ। इस कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसके पहले ये कैलकुलेट होके जो आएगा उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है। यदि हमारा डेप्थ ऑफ वर्किंग 250 मीटर से कम है तो वहां पर नील एडजस्टमेंट, मतलब कि जो वैल्यू आया वो होगा। लेकिन एक्सेसिव डेप्थ पे वर्किंग है, 400 से 600 मीटर है या 250 से 400 मीटर है, तो वो सब कंडीशन में बोलता है आरएमआर में कुछ 200 से 250 से 400 मीटर है तो 10% कम कर देने के लिए बोलता है। 400 मीटर से 600 मीटर पर डेप्थ पे है तो उसमें बोलता है 20% कम कर दीजिए। अगर 600 मीटर से भी ज्यादा डेप्थ पर है तो 30% कम कर दीजिए। मतलब ये डेप्थ के लिए एडजस्टमेंट है, 250 से कम है तो जो आरएमआर आया वही आरएमआर रहेगा। उसी तरह से लैटरल स्ट्रेस वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। आप खाली जहां वर्किंग आसपास में कुछ स्ट्रेस है अलग से आ रहा है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू को कम करने के लिए बोलता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा ये इंड्यूस्ड वर्किंग भी हुआ, ये आसपास में यदि और जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं उसी के बाजू में और कोई काम हो रहा है या ऊपर या नीचे के सीम में काम हो रहा है, उस कंडीशन में बोलता है आरएमआर को फिर कुछ कम कर दीजिए। तो ये एडजस्टमेंट क्या होता है, खाली इसको समझने के लिए इसको बता रहे हैं। आसपास में कोई वर्किंग नहीं है तो जो आरएमआर आया वही उसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन 20 से 40 मीटर के अंदर में कोई वर्किंग है, एक्सट्रैक्शन एरिया विद इन 20 टू 40 मीटर इन सेम सिम, तो उस कंडीशन 20 से 40 मीटर के अंदर में अगर कोई और सिम में काम हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आरएमआर को हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सट्रैक्शन के कारण जो वाइब्रेशन होगा उसके कारण हमारा रूफ डैमेज होने का चांस है या खराब रूप हो सकता है। इसलिए आरएमआर का वैल्यू को बोलता है कम करने के लिए, अगर 20 से 40 मीटर के अंदर में कोई वर्किंग है तब। सिमिलरली यदि वर्किंग 10 से 20 मीटर के अंदर में है तो और कम करना होगा। ये अलग अलग ये डाटा देगा, 3 से 10 मीटर के अंदर में है तो 30% बोला है। फिर मेथड ऑफ एक्सकावेशन, इसमें एक इम्पोर्टेंट है, यदि अंडर कट और ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो जितना है वही वैल्यू रहेगा। अगर कंटिन्यूअस माइनर से हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस माइनर यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं होगा। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग अगर नहीं होगा, ब्लास्टिंग के कारण क्या होता है, रूफ डैमेज होता है। ब्लास्टिंग होगा, वाइब्रेशन होगा, उससे रूफ डैमेज होगा। कंटिन्यूअस माइनर यूज कर रहे हैं तो आप आरएमआर का वैल्यू, बाकी जितने भी केसेस था उसमें आरएमआर के वैल्यू को या तो उतना ही रखना था या कम कर देना था। लेकिन कंटिन्यूअस माइनर के केस में यहाँ पर बोलता है कि जो आरएमआर आया है उसमें 10 बढ़ा दीजिए, इसमें 10% बढ़ा दीजिए। एक ही केस है जहां पर कि आरएमआर के वैल्यू को बढ़ाया जाता है, वो क्या है, यदि हमारा कंटिन्यूअस माइनस सीएम से वर्किंग हो रहा है तब। क्यों, इसलिए कि कंटिन्यूअस मार्किंग माइनर से वर्किंग हो रहा है तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं होगा, रूफ डैमेज नहीं होगा। रूफ डैमेज नहीं होगा तो जो आरएमआर आया है उसको 10% बढ़ा लेंगे। मतलब कि अगर 50 आरएमआर आया है तो इसमें इसका 10% ऐड कर दीजिए तो 55 आरएमआर हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से हम लोग को सपोर्ट डिजाइन करना है। उसका फिर गैलरी का स्पेन 4.5 मीटर से कम है तो जो आरएमआर आया वही रहेगा। 4.5 से 6 मीटर के बीच में है तो 10 से 20 रिडक्शन, 10 से 20% बोलता है रिड्यूस कर देने के लिए, आरएमआर को कम कर देने के लिए। तो वो सारा करने के एडजस्टमेंट के बाद जो एडजस्टेड आरएमआर होगा वो उसका फाइनल आरएमआर होगा। उसके बाद जब आरएमआर निकल गया तो वो आरएमआर का एप्लीकेबिलिटी क्या है, एक तो हो गया सिंपल कि हमारा रूफ कैसा है वो पता चल गया, आरएमआर किस कैटेगरी में गिरा उसके हिसाब से रूफ। दूसरा क्या है, आरएमआर जब निकल गया तो उसके बाद एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि ये ऊपर से जो रॉक का लोड है, स्ट्राटा का लोड है वो टन पर मीटर स्क्वायर में, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना टन लोड आ रहा है उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला में क्या है, रॉक लोड निकालने का, रॉक डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ रॉक क्या है उसमें विड्थ ऑफ गैलरी से गुना करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग
ये सर्टेन डाटा है 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस 0.002 RMR स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं कि रॉक लोड कितना आ रहा है। इसमें क्या क्या है डाटा, मेन रॉक डेंसिटी एक जरूरी है, डेंसिटी के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें विड्थ ऑफ गैलरी से गुणा करना है, और उसके बाद आरएमआर का डाटा चाहिए। आरएमआर का डाटा क्या चाहिए, फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है 1.7 माइनस 0.037 आरएमआर जो लिखा हुआ है, और प्लस करना है 0.002 RMR स्क्वायर। ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जिससे कि RMR मालूम है तब हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये टन पर मीटर स्क्वायर में कितना लोड ऊपर से आ रहा है। अब अगर ऊपर से लोड हमारा मान लिया जाए कि 3 टन आ रहा है, तो हम लोग सपोर्ट 3 टन अगर लोड पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोगों को सपोर्ट कुछ वैसा डिजाइन करना होगा जो कि 3 टन से ज्यादा का सपोर्ट नीचे से दे। तो हम लोग को उस कंडीशन में लगभग 1.5 टू 2 टाइम्स लगभग दुगना सपोर्ट देते हैं। तो दुगना सपोर्ट देंगे तो 3 दूना 6 टन कैपेसिटी वाला हम लोगों को रूफ बोल्ट लगाना होगा, जो उतना लोड कम से कम कैरी कर सके। राज रजक क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है भाई, अभी बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। सोमेन मंडल क्या है? अच्छा हाँ ठीक है, क्लास को अभी एंड ही करेंगे। ठीक है, तो ये रॉक लोड तक रखते हैं। चीजें इसमें बहुत सारा नया नया था हमको, ज्यादातर जो CMR पढ़ते हैं उससे थोड़ा हटकर इसमें सर्कुलर का बहुत डाटा है, एक बार में ज्यादा पढ़ने से कंफ्यूजन होगा। ऐसे भी हम क्लास को एंड करने के लिए ही थे। क्लास को अभी एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग जो लोग कोर्स लिए हैं वो लोग को अवेलेबल होगा, या जो लोग बाद में कोर्स लेंगे उनको भी अवेलेबल मिल